we are discussing structure of atom. In the last lecture, we were talking about Bohr model of atom, right? We were talking about Bohr model of atom. In today's lecture, we will move on and we will look at the usefulness of Bohr model of atom. Usefulness of Bohr's model. Okay, what was the advantage we had of this particular model of atom? The advantage we people were having was like it could explain the stability of atom. If I put a question mark here, how it explain the stability of the atom? So answer to this question is, like Rutherford said, electron revolve around the nucleus, but because electron is a charged particle, so it will emit out some radiations, it will emit out some energy. As a result, it will strike to the nucleus. But Bohr said that when electron revolve around the nucleus, it does not lose any amount of energy. कि कोई भी amount of energy वहां से बाहर नहीं जाती. अगर बाहर नहीं जाती तो वो इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी न्यूक्लियस पे आकर टक्कर भी नहीं मारेगा. Second usefulness was it could explain line spectra. We have studied that we can record the spectrum, but spectrum में जो line spectrum आता है उसको कैसे explain किया जा सकता है? बोहर के मॉडल से explain किया जा सकता है. कैसे? Let's check it out. उसने कहा था कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है. मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ है और आपने उसके ऊपर रेडिएशन फॉल कराई और रेडिएशन फॉल कराने से वो फर्स्ट ऑर्बिट से निकलकर कहाँ पहुंच गया? वो सेकंड ऑर्बिट में पहुंच गया. तो मान लेते हैं कि सेकंड ऑर्बिट पे पहुंचाने के लिए उसको एनर्जी जो चाहिए वो 7 किलो जूल की चाहिए, जबकि फर्स्ट में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 2 किलो जूल की, सॉरी 5 किलो जूल की एनर्जी मैंने लेट किया है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में कब जाएगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन 2 किलो जूल ऑफ एनर्जी. अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए तभी वो कहां जा सकता है? फर्स्ट ऑर्बिट से निकलकर सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है. ठीक है, लेकिन जब वो सेवेंथ यानी कि सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आएगा तो इट विल एमिट आउट सम रेडिएशन. ठीक है, तो ये जो रेडिएशन आएगी इसकी एनर्जी कितनी आने वाली है कि भाई सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी चाहिए? 7 किलो जूल की, और फर्स्ट में कितनी है? 5 किलो जूल की. तो यहाँ पर 2 किलो जूल की एनर्जी बाहर जाएगी. इतनी ही एनर्जी उसको जो है फर्स्ट से सेकंड में जाने में लगी थी, लेकिन जब वो सेकंड से वापस में आएगा तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर भी फेंकेगा. तो इस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू. ठीक है, या डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा. Either I say delta E is equal to h nu or I say delta E is equal to h c over lambda. तो आपके पास अगर डेल्टा E की वैल्यू है 2 किलो जूल एंड h c over lambda, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? एक वेवलेंथ निकाल सकते हैं. ठीक है, या आप एक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और वो फ्रीक्वेंसी लाइन स्पेक्ट्रम में एक लाइन की तरह दिखाई देती है. ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. अब जब हमने ये बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट कर सकते हैं, तो वहां पर एक फॉर्मूला हमने दिया था, एंड दैट फॉर्मूला यूज्ड टू बी दैट न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेव लेंथ इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमने वहां पर दिया था.
ठीक है, इस फॉर्मूले को भी मैं बोहर के मॉडल से एक्सप्लेन कर सकता था। आई कुड एक्सप्लेन दिस फ्रॉम द बोहर मॉडल। और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आती है? आर की वैल्यू आती है भाई 109677। दिस इज द वैल्यू फॉर आर। आर क्या होता है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप जो है जब एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या ये वाला, ये डेल्टा ई। डेल्टा ई कैसे निकाला? E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 करके हमने एनर्जी निकाली। लेकिन एनर्जी कैसे निकाली जाती है? एनर्जी का बोहर ने हमें एक फॉर्मूला दिया था, वो क्या था? माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट करो, पाई m e h सब वैल्यूज अगर मैं पुट कर देता हूं, इफ आई पुट ऑल द वैल्यूज, तो यहाँ पर मेरे पास रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी वो भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे आएगी। लेट मी से इसको सॉल्व करके आएगा आर। ठीक है, और आर क्या है? आर इज माय रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? आर आएगा। तो E2 अगर आप निकाल रहे हैं, अगर आप क्या निकालते हैं? E2 निकालते हैं, तो E2 की वैल्यू क्या आने वाली है? E2 इज इक्वल टू माइनस आर इंटू 1/n2 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप E1 निकालें, E1 क्या आएगा? माइनस आर 1/n1 का स्क्वायर। अब यहां से निकालें आप E2 माइनस E1, तो क्या आएगा? माइनस आर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस माइनस आर अपॉन n1 का स्क्वायर। या r कॉमन आप ले दीजिए, अंदर क्या बचेगा? 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये क्या आ गया मेरे पास? डेल्टा ई। और हमें पता है कि डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ये हमें पता है। ठीक है, तो आई कैन से कि हमारे पास जो है, अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी मल्टीप्लाई बाय न्यू बार। ठीक है, तो यहां से ये सारी वैल्यू किसके इक्वल चल रही है? वो वैल्यू चल रही है इक्वल आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आने वाली है? आर की वैल्यू यहां पर सॉल्व करके आपके पास आ जाएगी। देखो डेल्टा ई तो हमारे पास आ ही गया था, तो यहाँ पर आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और न्यू बार कैसे निकलेगा? डेल्टा ई को डिवाइड कर दो, डेल्टा ई ओवर एच सी इज इक्वल टू न्यू बार। ठीक है, अब डेल्टा ई की वैल्यू जब पुट करोगे, एच की वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू पुट करोगे, तो इस सारे फैक्टर को सॉल्व करके आपके पास आंसर कितना आ जाता है? आपके पास आंसर आ जाएगा 109677। ठीक है, ये एक फैक्टर है हमारे पास। अगर आपको ये समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो देखो इसमें कोई मुश्किल चीज भी नहीं है, इसमें कोई मुश्किल चीज भी नहीं है। हम इसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या हुआ। कि इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी देते हो तो वो हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी बाहर कितनी निकलेगी? कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया कि सेकंड से वो फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड की एनर्जी 7 थी, फर्स्ट की एनर्जी 5 थी, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू या डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी मैं तो लेट कर रहा हूँ ना कि 7 है 5 है। एग्जैक्ट वैल्यू तो कैसे निकलेगी? एग्जैक्ट वैल्यू तो नेल बॉहर ने बताई थी कि एनर्जी की वैल्यू आती है माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको अगर मैं हम लोग क्या पुट कर लेते हैं? आर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर E2 निकाला तो ये क्या आ जाएगा? इसको इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आर अपॉन एन स्क्वायर माइनस में वो भी,
तो यहाँ पर E2 निकाला तो n की जगह क्या आ गया N2, E1 निकाला तो n की जगह क्या आ गया N1, तो E2 माइनस E1 मैंने सॉल्व किया, डेल्टा E आया। जब डेल्टा E आया तो इसमें डेल्टा E का फॉर्मूला क्या होता है, HC ओवर लैम्डा या HC इंटू न्यू बार। तो यहाँ से न्यू बार का आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा E डिवाइडेड बाय H अपॉन C। आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ। आई कैन अवॉइड दिस। आई कैन क्लियरली टेल यू कि नेल बोहर का जो एडवांटेज है वो ये है कि यहां से वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला, वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला, दिस इज द एडवांटेज ऑफ नेल बोहर। ठीक है, ये हमारे पास एडवांटेज आ गया। लेकिन इस फॉर्मूले में देखो, आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट में होता है और वो कहाँ आता है, वापस आता है। जब वो वापस आता है इट रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो क्या कर लेता है, रिलीज कर देता है। तो जो एनर्जी रिलीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें एक लाइन आ जाएगी। अब ध्यान से समझना मेरी बात। मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कोई देखो जो सबसे छोटी स्टेट आएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है वो क्या आएगा, फर्स्ट शेल आएगा, n इज इक्वल टू 1। अब इससे ऊपर तो सेकंड शेल भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, सिक्स्थ भी हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबल है। अगर मान लो कभी इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जंप करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन goes from second orbit to first orbit, तो सीधी सी बात है यहां पर रेडिएशन बाहर निकलेगी। जो रेडिएशन बाहर निकलेगी और जिस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर करके दिया था, दैट साइंटिस्ट वाज योर लेमन। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, लेमन सीरीज था, लेमन। तो उसने जो है एक सीरीज बना दी जिसको नाम दिया लेमन सीरीज। लेमन सीरीज क्या है, दीज आर द लाइंस obtained in line spectrum, obtained in line spectrum when electron from higher state jumps into first orbit। कि अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाए, कहाँ जंप कर जाए, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर जाए, तो हम जो सीरीज बन के आएंगी, जो लाइंस बन के आएंगी, उन लाइंस को क्या बोलेंगे, उन लाइंस को हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज। और ये आपको कहाँ मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ये आपको मिलती है यूवी रीजन के अंदर। कौन से रीजन में मिलेगी, यूवी रीजन में। हमें कैसे पता चला, हमें पता चला एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, कि जब ये ऐसे नीचे आ रही थी तो हमने देखा भाई किस सीरीज में आ रही है, कौन सी वेवलेंथ आ रही है। तो वो वेवलेंथ कहाँ मिल रही थी हमें, लाइमन जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में मिल रही थी। फिर से देखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन सेकंड से कहाँ आया, फर्स्ट में आया, थर्ड से कहाँ आता है, फर्स्ट में आता है। यानी कि यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है, फर्स्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं कहूं कि इफ इलेक्ट्रॉन जंप इनटू सेकंड ऑर्बिट फ्रॉम हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई सा भी ऑर्बिट हो, लेकिन जंप करके कहां पहुंचेगा, जंप करके वो पहुंचेगा आपके पास सेकंड ऑर्बिट के अंदर। अगर वो जंप करके सेकंड ऑर्बिट में पहुंच रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट लाइंस आर कॉल्ड बाल्मर सीरीज। ठीक है, बाल्मर क्या है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट है। यानी कि यहां पर आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करना है, सेकंड में, फर्स्ट में नहीं, कहाँ, सेकंड के अंदर।
तो यहां से देखो ये कौन से रीजन में आएगी? इट विल बी इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस, इफ इलेक्ट्रॉन जंप इनटू थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, कहां से जंप करेगा? हायर एनर्जी से जंप करेगा, नो डाउट इन दैट। अगर वो जंप करता है थर्ड ऑर्बिट के अंदर, जो वहां से सीरीज बन के आएगी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलते हैं पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज। और ये कौन सी, और ये कौन सी जो है स्पेक्ट्रम में कहां मिलेगी? ये हमें मिलती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन के अंदर। कहां मिलती है? इंफ्रारेड रीजन में। इनका रीजन क्या होने वाला है? इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, देखो हमने ब्रैकेट की बात कर, सॉरी हमने लाइमन की बात करी, हमने जो है बात करी बाल्मर की, हमने बात करी पाश्चन की। ऐसे ही हमारे पास दो सीरीज और होते हैं। एक आती है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज कहां होती है? जब इलेक्ट्रॉन जंप इनटू फोर्थ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आ जाए? फोर्थ ऑर्बिट में आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। ऐसे ही एक और होती है जिसको हम लोग वो बोलते हैं पी फंड सीरीज। यहां क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन जंप इनटू फिफ्थ ऑर्बिट। कहाँ आएगा? फिफ्थ ऑर्बिट में। देखो अब शायद हो सकता है आप में से किसी को अभी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा हो कि हम ये सब क्या कह रहे हैं। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमें पता है, मैं यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है, और वो एग्जांपल क्या है? दैट एग्जांपल इज कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये रहा जी सिक्स्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ आ गया, ये फोर्थ आ गया, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ठीक है, अब एक ट्रांजिशन क्या आई? एक ट्रांजिशन आई कि इलेक्ट्रॉन अगर सिक्स में है, सिक्स से कहां आ जाए? फर्स्ट के अंदर। सिक्स से कहां आ जाए? फर्स्ट के अंदर। या सिक्स से कहां जाता वो? फिफ्थ के अंदर। या सिक्स से कहां जाता? फोर के अंदर। या सिक्स से कहां जाता? थर्ड के अंदर। या सिक्स से कहां जा सकता था? टू के अंदर। ठीक है, या इसको रिवर्स में देख लेते हैं, सिक्स से फाइव, सिक्स से फोर, सिक्स से थ्री, सिक्स से टू, और सिक्स से कहां आ जाता? फर्स्ट में आ जाता। फिर से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? फिफ्थ। फिफ्थ से वो आ सकता था जी फोर्थ में। फिफ्थ से कहां आ गया? फोर्थ में। या फिर फिफ्थ से चला जाता वो थर्ड के अंदर, या फिफ्थ से चला जाता सेकंड के अंदर, या फिफ्थ से चला जाता फर्स्ट के अंदर। लाइन स्पेक्ट्रा में हम ये सब बातें पहले कर चुके हैं, सो नो डाउट। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? फोर्थ में। हो सकता है कि फोर्थ से कहाँ आ जाए? थ्री में, या फोर से कहाँ आ जाए? टू में, या फोर से कहाँ आ जाए? वन में। इवन ऐसा भी पॉसिबल था कि थ्री से कहाँ आ जाता? टू में, और थ्री से कहाँ आ जाता? वन में। एक और पॉसिबल है, और वो क्या पॉसिबल है? देखें कि इलेक्ट्रॉन टू से कहाँ आ जाता? फर्स्ट के अंदर। ये डिफरेंट लाइन पॉसिबल्स हैं। कितनी लाइंस पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल लाइंस पॉसिबल। टोटल लाइंस पॉसिबल आर 15। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाली लाइंस है, देखो इनको ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है। सिक्स्थ से भी जा सकता है, फिफ्थ से भी जा सकता है, लेकिन रुक कहाँ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रुक रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रुकेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। लाइंस तो बहुत सारी है ना, लाइंस तो
बहुत सारी हैं, लेकिन जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में जाके रुकेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलने वाले हैं। लेकिन अगर सेकंड में रुकता है इलेक्ट्रॉन, चाहे वो जहां से मर्जी आया हो, सिक्स्थ से आया हो, फिफ्थ से आया हो, फोर्थ से आया हो या थर्ड से आया हो, लेकिन रुकेगा कहाँ, रुका है वो सेकंड के अंदर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बट वहां पर हमने सीरीज का नाम नहीं बताया था, अब मैं आपको सीरीज का नाम बता रहा हूँ। फिर से देखते हैं कि अब इससे ऊपर आओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ रुक रहा है, इलेक्ट्रॉन रुक रहा है जी थर्ड के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड के अंदर रुकता है तो हम लोग उसको देखो, बाल्मर से नेक्स्ट क्या थी, बाल्मर से नेक्स्ट थी पाश्चन, इसको क्या नाम देंगे, पाश्चन सीरीज। ये सब साइंटिस्ट के नेम थे जिन्होंने इनको क्या किया था, डिस्कवर किया था, हु डिस्कवर्ड ऑल दिस। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ रुका, फोर्थ में, तो इसको क्या नाम देंगे, ब्रैकेट सीरीज। और इस ये एक लाइन आपको कहाँ मिलने वाली है, सीरीज के अंदर। तो बोहर मॉडल की जो स्पेशलिटी थी वो ये थी दैट इट कुड एक्सप्लेन द वेरियस लाइंस इन द लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन ये सब पॉसिबल जो था वो किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए था। मतलब उसने जो है हाइड्रोजन को लेके चीजें बहुत सारी स्टडी की और ही वाज फाउंड टू बी वेरी मच करेक्ट। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। लिमिटेशन क्या है, पहली, सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये जो है लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकता था, बट could not explain line spectrum of multi-electron atom। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब क्या हुआ, जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरी देख लेते हैं, could not explain three dimensional structure, could not explain 3D structure, कि वो 3D स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि किसी एटम का 3 डायमेंशनल बोहर 2 डायमेंशनल चीजें मान के चल रहा था, लेकिन जो रियल है वो क्या होती है, 3 डायमेंशन में होती है। ठीक है, तो वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसे ही वो एक्सप्लेन कुछ और चीजें भी नहीं कर पाया, कि उसने क्या कहा था, सर्कुलर पाथ है, बट elliptical orbits could not be explained। elliptical orbits could not be explained। हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो सर्कुलर शेप में करता है, जबकि वो सर्कुलर में नहीं करता, वो किस में करता है, इलिप्टिकल में करता है। तो इलिप्टिकल में ही क्यों करता है, इसको भी बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे चलते हैं हम, और क्या इनएबिलिटी थी देखते हैं। द नेक्स्ट इनएबिलिटी कम्स कि वो जो है हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, could not explain the shape। He could not explain the shape, कि शेप को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी चीज आती है, वो ये कहता है कि जीमन इफेक्ट could not explain
पहला he could not explain these two effects. पहला कौन सा है, जीमन इफेक्ट, और दूसरा कौन सा है, स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या होता है, देखें कि जो लाइन स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रा gets destroyed in presence of पहला मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो उसकी वजह से if you apply external magnetic field, it will affect the line spectra. लाइन स्पेक्ट्रा को क्यों एक्सप्लेन करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जीमन इफेक्ट। मतलब जब आप लाइन स्पेक्ट्रा को कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पर लाइन स्पेक्ट्रा कैलकुलेट करते वक्त अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो उससे लाइन स्पेक्ट्रा के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्यों पड़ता है, इस बात का जवाब मोहर नहीं दे पाया। ऐसे ही लाइन स्पेक्ट्रा गेट्स डिस्ट्रॉयड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और क्यों करता है ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने स्टार्ट किया कि इंपॉर्टेंस क्या थी नेल बॉहर के मॉडल की, ठीक है। कहाँ खत्म कर रहे हैं कि वो क्या क्या बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी कि बॉहर मॉडल ने हमें एनर्जी बता दी इलेक्ट्रॉन की, उसकी रेडियस बता दी ऑर्बिट की, वेलोसिटी बता दी, बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन वो बहुत सारी दूसरी चीजें भी ऐसी थी जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नए मॉडल ऑफ एटम की जरूरत थी। वो नया मॉडल ऑफ एटम का नाम क्या होता है, दैट मॉडल इज नोन एज वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। वो हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।